नमस्कार बच्चों, मैं भूषण लाल सिन्हा, व्याख्याता जीव विज्ञान, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंधौरी कला, विकासखंड कुरुद से, जिला धमतरी से आप लोग के बीच परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड के दृष्टिकोण से 5 नंबर के क्वेश्चन जीव विज्ञान के किस प्रकार से हम हल करें कि हमें पूरे 5 नंबर प्राप्त हो। तो यदि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो देखने में ऐसा लग रहा है कि समझ पर आधारित क्वेश्चन हो, लंबे लंबे क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यदि आप गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे कण को पाते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न जो है वो लंबे क्वेश्चन कर दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो जो पीले रंग के पाउडर जैसे कण जो हैं वो नर युग्मोत्कोद्भिद का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इस कण का नाम क्या है और उसकी संरचना को सचित्र समझाइए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो प्रश्न में पूछा गया है कि पराग कोश में निकलने वाला जो पीले रंग का जो पाउडर है उस संरचना को क्या कहते हैं और उस संरचना किस प्रकार होती है उसका सचित्र वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करें। चलिए एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं। यदि आप गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के पराग कोश को छूते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि किसी पुष्प का जो पराग कोश होता है उस पराग कोश में जो पीले रंग के जो पाउडर जो जैसी संरचना जो पाई जाती है कण के रूप में, उस कण का नाम क्या है जो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इस कण का नाम लिखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पराग कोश में जो कण पाए जाते हैं वो कहलाता है क्या, पराग कण। ठीक, और पराग कण की संरचना का नामांकित चित्र या कह सकते हैं कि उसका सचित्र वर्णन हमें करना होगा। तो परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है और एक परागकण की अगर संरचना देखें तो परागकण जो है उसमें विभिन्न भाग जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परागकण का जो आवरण होता है ना, तो परागकण जो है वो दो झिल्ली से घिरी होती है और एक जो है बाहर की ओर परागकण का सबसे बाहरी परत जो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जो है वो स्पोरोपोलेलिन नामक रसायन से बनी होती है। ये जो है वो बाह्य चोल की विशेषता होती है कि कोई भी परागकण होता है उसका जो बाह्य चोल जो है जिसको हम एग्जाइम कहते हैं वो स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन से बनी होती है और ये अब तक ज्ञात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है। और इसकी विशेषता ये है कि ये परागकण को शुष्क होने से, उच्च तापमान से और अम्लों और क्षार के प्रभाव से बचाने का कार्य करती है। इसलिए कोई भी पौधे का जो परागकण है उसे हम जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं या कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक परागकण जो है वो जीवाश्म के रूप में पाया जा सकता है। एक परागकण में इसकी जो दूसरी आवरण होती है वो कहलाता है इसका अंतःचोल और ये अंतःचोल जो है जिसको एंटाइन कहते हैं, मुख्य रूप से देख सकते हैं कि ये पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। तो अंतःचोल एंटाइन जो है वो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। यहीं से हमारा एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि परागकण का जो बाह्य चोल है वो किस कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। तो यहाँ से हम एक नंबर वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो याद रखेंगे कि परागकण का जो बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन से बना होता है। अंतःभित्ति या अंतःचोल जो है वो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार परागकण में देखें तो दो संरचनाएं, बाहर की ओर एक्साइन और भीतर की ओर देखें तो एंटाइन। ये पतली होती है, लचीली होती है और नाजुक झिल्ली होती है। तो इस प्रकार परागकण में देखें तो बाहर की ओर एक्साइन और भीतर की ओर एंटाइन। इसके अतिरिक्त परागकण जो है उसमें कहीं कहीं पर
जननिक छिद्र पाया जाता है या जर्म पोर पाए जाते हैं, जहां पर परागकण का जो बाह्य आवरण है या एंटाइन जो है वो अनुपस्थित होता है। उन स्थानों को हम क्या कहेंगे, जननिक छिद्र कहते हैं या जर्मपूर्ण कहते हैं। इसमें कठोर परत जो है वो कमजोर होती है, उसके स्थान पर पतले हो जाते हैं और निषेचन के दौरान यहीं से पोलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलती है। तो इस प्रकार जर्मपोर जो है वो पाया जाता है परागकण के अंदर। इसके अंदर अगर हम देखें तो परागकण के भीतर की जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में एक कायिक कोशिका पाई जाती है, या कह सकते हैं कि एक परागकण के भीतर मुख्य रूप से दो सेल पाए जाते हैं। एक जो है बड़ी सेल जो है वो कायिक कोशिका कहलाती है और एक जो है वो छोटी कोशिका जो है वो जनन कोशिका कहलाती है। तो कायिक कोशिका जो है वो बड़ी आकार की होती है, जिसपे प्रचुर मात्रा में भोजन संग्रहित होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होगा, है ना, और इस बड़े न्यूक्लियस वाले कोशिका को ही कायिक कोशिका कहते हैं, जिसका आकार अनियमित होता है और परागन के बाद ये जो है वो क्या करता है, पराग नली बनाने का कार्य करता है, जो नर युग्मकों को अंडे तक ले जाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार देखें तो एक परागकण के भीतर एक बड़ी कोशिका होगी और उस बड़ी कोशिका को हम क्या कहेंगे, कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ठीक उसी कायिक कोशिका से एक छोटी और कोशिका होती है जो जनन कोशिका कहलाती है, और ये जनन कोशिका जो है आगे चलकर विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है और ये दो नर युग्मक जो है वो फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार एक परागकण के संरचना की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से बाह्यचोल, अंतःचोल और इसका जो है कोशिकाएं जो है वो मौजूद होती है। तो इस प्रकार यदि हम परागकण का वर्णन करते हैं तो ये 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हल किए जा सकते हैं। ठीक प्रीवियस क्वेश्चन के समान ही एक और क्वेश्चन 5 अंक के हैं, जिसमें पूछा गया है कि पुष्प के बीजांड में एक कार्यशील गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन द्वारा 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना का निर्माण होता है, जो मादा युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। इस रचना का नाम लिखकर उसकी संरचना का को सचित्र समझाइए। ठीक जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसी तरह से इसमें भी 8 केंद्रकीय और 7 कोश की संरचना जो मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है उसका नाम पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इस संरचना का हमें नाम लिखना होगा कि इस संरचना का नाम जो है वो क्या है, भ्रूण कोश है। ठीक, भ्रूण कोश की संरचना का नाम लिखने के पश्चात इस संरचना का चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के लिए हम देख सकते हैं कि एक भ्रूण कोश जो होता है मादा युग्मकोद्भिद, उसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। भ्रूण कोश की जो संरचना है उसमें देख सकते हैं कि एक भ्रूण कोश जो होता है मादा युग्मकोद्भिद, उसके माइक्रोपाइल एंड पर 3 कोशिकाएं होती है और इसका जो चलाजल एंड सिरा है वहां पर भी 3 कोशिकाएं होती हैं। माइक्रोपाइल और चलाजल सिरे के मध्य में इस भ्रूण कोश के भीतर एक कोशिकीय संरचना होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना जो है वो भ्रूण कोश का पाया जाता है। भ्रूण कोश की संरचना के विभिन्न भागों का अगर हम वर्णन करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भ्रूण कोश की के विभिन्न भाग, तो सबसे जो प्रथम भाग हमको दिखाई देता है वो कहलाता है एग ऑपरेटर्स या अंड उपकरण। भ्रूण कोश के माइक्रोपाइल सिरे पर, भ्रूण कोश का माइक्रोपाइल सिरा अर्थात भ्रूण कोश में वह सिरा जहां पर बीजांड में जो बीजांड द्वार सिरा जिसको हम कहते हैं, उस सिरे पर स्थित जो कोशिकाओं का जो समूह होता है जिसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती है, उन 3 कोशिकाओं के समूह को, या हम कह सकते हैं कि जो 3 कोशिकाएं होती है उन तीनों कोशिकाओं को एक साथ हम अंड उपकरण या एग ऑपरेटर्स कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर माइक्रोपाइल सिरे पर स्थित जो कोशिका होती है, मध्य की कोशिका, वो कोशिका होती है कौन सी? एग सेल। एग सेल भ्रूण कोश की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका होती है और ये जो है वो मादा युग्मक का निर्माण करती है और निषेचन के दौरान जो पोलन ट्यूब से लाया गया जो नर युग्मक है ना, नर युग्मक जो है वो इसी कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करता है और जो आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। एग ऑपरेटर्स में ही एक कोशिका के साइड में कह सकते हैं कि एक कोशिका के साथ साथ दो और कोशिका जो है वो पाई जाती है, दोनों ओर जो स्थित होती है, जिससे फिलीफॉर्म उपकरण या सहायक कोशिका जो है वो कहा जाता है। ये जो है वो पराग नली को भ्रूण कोश में प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। अर्थात जब पराग नली माइक्रोपाइल सिरे से इस भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करता है तो ये सहायक जो कोशिकाएं होती है वो पराग नली को भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कराने में हेल्प करता है। दूसरी संरचना जो है वो केंद्रीय कोशिका है। केंद्रीय कोशिका जैसे अभी बताया था कि माइक्रोपाइल सिरे और चलाजल सिरे के मध्य में, है ना, जो भ्रूण कोश है वहां पर एक सेल पाया जाता है जिसको हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं और ये कोशिका जो है वो सबसे बड़ी होती है और जिसमें दो ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। जब भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो माइक्रोपाइल एंड से और चलाजल एंड से एक एक केंद्रक जो है वो मध्य की ओर गति करते हैं और एक सेल का निर्माण होता है जिसमें दो केंद्रक और एक सेल की संरचना होती है जो केंद्रकीय कोशिका कहलाती है। और ये पौधों में देखें या पुष्पी पौधों में देखें तो अति महत्वपूर्ण संरचना होती है क्योंकि यही संरचना जो है आगे चलकर द्विनिषेचन के दौरान दूसरा नर युग्मक का निर्माण करता है। डबल फर्टिलाइजेशन जब प्रक्रिया होती है तो दूसरा नर केंद्रक जो है वो इस ध्रुवीय केंद्रक के साथ फ्यूजन करता है, संयुग्मन करता है और भ्रूण पोष का निर्माण करता है जो विकसित हो रहे भ्रूण के विकास में सहायता करता है। इस भ्रूण कोश के अंदर तीसरी संरचना जो है वो कहलाता है प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। चलाजल सिरे पर भ्रूण कोश के चलाजल सिरे पर माइक्रोपाइल सिरे के विपरीत, माइक्रोपाइल सिरे के ठीक विपरीत चलाजल सिरे पर भ्रूण कोश में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती है। ये प्रतिध्रुवी कोशिका जो है वो संख्या में 3 कोशिकाएं होती है और ये निषेचन के बाद इनका कार्य जो है वो समाप्त हो जाता है और ये निषेचन के पश्चात जल्द ही विघटित हो जाती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि एक मादा युग्मकोद्भिद जो भ्रूणकोश कहलाता है उसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कोश की संरचना और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केंद्र की संरचना जो है वो बनाता है। इस प्रकार हम यदि 5 अंक के क्वेश्चन का वर्णन करें तो हमें कहीं ना कहीं पूरे 5 अंक प्राप्त हो सकते हैं।